जापान की एल्प्स पर्वत श्रृंखला में बसे हुए छोटे से शहर टाकायामा से मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2024 और हमारी जापान यात्रा का आज अंतिम दिन है। दोस्तों, आज हम जापान के एल्प्स पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करने वाले हैं। इस एल्प्स क्रॉसिंग के लिए या तो आप सीधी बस या ट्रेन का यूज कर सकते हैं, जो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे चेंज करके एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए रास्ता बनाती है, या तो यहाँ पे एक एल्पिको करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पासेस चलते हैं, जो डिस्काउंटेड रेट पे आपको एक कंबाइंड टिकट दे देते हैं पूरी एल्प्स को क्रॉस करने के लिए। तो मैं आज एल्पिको की उसी एल्प्स क्रॉसिंग पास का यूज करने वाला हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी एल्प्स क्रॉस करने के लिए आपको तीन रूट्स हैं कुल टोटल। उसमें से एक रूट है, उसमें आप टाकायामा से मात्सुमोटो, जो दो एंड्स हैं उनमें उनके बीच में ट्रेवल करते हैं। या तो आप मात्सुमोटो से टाकायामा आए या आप टाकायामा से मात्सुमोटो जाएं। तो हम जो आज की जर्नी करने वाले हैं वो टाकायामा से मात्सुमोटो जाएंगे। एल्पिको का जो पास होता है, उस पास के जरिए आप बीच में कोई एक और माउंटेन टाउन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसमें तीन ऑप्शंस आपको होते हैं। एक रोपवे का ऑप्शन होता है, शिनकोटा रोपवे होती है। आप रोपवे में डबल डेकर जापान की सबसे ऊंची रोपवे से जा करके माउंटेन टॉप्स को एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कामिकोची का, जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। कामिकोची बहुत सुंदर सा माउंटेन टाउन है, करीब 1600-1700 मीटर की हाइट पे है। रिवर्स हैं, लेक्स हैं, बहुत सुंदर स्नो कैप पीक्स आपको दिखते हैं। बहुत अच्छे व्यूज हैं कामिकोची से। कामिकोची मोस्टली पीपल प्रेफर गोइंग थ्रू कामिकोची ओनली। और तीसरा और लेस ट्रेवल्ड रूट है माउंट नोरिकुरा होकर के जो जाता है। मैंने अपने रिसर्च के दौरान माउंट नोरिकुरा के वीडियो सर्च करने की कोशिश करी थी, पर मुझे कुछ मिला नहीं उसके लायक जो जिससे मैं कुछ रेफरेंस सीख कर सकूं। तो माउंट नोरिकुरा का जो रास्ता है एल्प्स क्रॉस करने वाला, वो बहुत कम लोग ट्रेवल करते हैं उस रास्ते से, और वो बहुत लिमिटेड समय के लिए खुला होता है। अभी वो अक्टूबर 2025 के आसपास बंद हो जाता है। ऑफिशियल डेट 31 है, बट यहाँ पर लोगों का कहना है उससे पहले ही वो रास्ता बंद हो जाता है। ये रास्ता आपको जापान के जो सबसे ऊंचे बस अड्डे से लेकर के जाता है। करीब 3000 मीटर की हाइट तक हम ट्रेवल करने वाले हैं। टाटीमिडारा करके एक बस स्टॉप है जो जापान का सबसे ऊंचा बस स्टॉप है। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड बसें ही जाती हैं, तो उस बस अड्डे पे भी हम चलेंगे। और वहाँ से फिर अगर समय रहा और वेदर परमिटिंग, अभी इस समय तो क्लाउडी हो रखा है, तो हम एक आध माउंटेन पीक्स को ट्रैक करके भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर वहाँ से डाउनवर्ड्स जर्नी अपनी एल्प्स को क्रॉस करते हुए मात्सुमोटो के लिए स्टार्ट करेंगे। ऐसा आज का कुछ दिन रहने वाला है। बजे हमारी बस यहाँ से निकलने वाली है, जो पहली बस होगी। कई पार्ट्स में हम ये जर्नी करने वाले हैं। तो 7 बजे हमारी जो पहली बस है वो यहाँ से निकलने वाली है। फटाफट कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, ऑलरेडी 6:30 का टाइम हो गया है। कुछ हल्का सा खाते हैं और निकलते हैं। दोस्तों, ब्रेकफास्ट में चीज़ें तो बहुत सारी थी, लेकिन मोस्टली नॉनवेज ही थी। तो वेज में जो जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लग चुकी है बस के लिए। मुझे लगता था ये सिचुएशन सिर्फ अपने यहाँ है, पर जापान में भी मैं जहाँ जहाँ गया हूँ भीड़ ने बहुत परेशान किया है। मैं आपको थोड़ा सा उस रूट के बारे में बताता हूँ जिस रूट से मैं जापानीज एल्प्स को क्रॉस करने वाला हूँ। तो ये पूरी यात्रा मेरी टाकायामा से मात्सुमोटो तक की 5 चरणों में पूरी होने वाली है। जो रूट मैंने चूज किया है, नोरिकुरा रूट, उसमें यात्रा का पहला चरण जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, ये टाकायामा से होनकीडुगारा एक बस स्टेशन है, वहाँ तक मैं जाऊँगा। फिर वहाँ से मैं दूसरी बस लूँगा जो स्काईलाइन बस होती है, वो मुझे लेके जाएगी जापान के हाईएस्ट बस स्टॉप पे, टाटीमिडारा पे। टाटीमिडारा से फिर आप के पास थोड़ा समय रहेगा, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उस रीजन को। वहाँ से कुछ माउंटेन पीक्स हैं जो आप स्केल कर सकते हैं, ट्रैक करके जा सकते हैं। फिर वहाँ से 3-4 घंटे वहाँ पे माउंटेन टॉप पे बिताने के बाद आप अपनी कन्वीनियंस से फिर वहाँ से थर्ड लेग ऑफ द जर्नी स्टार्ट करेंगे। जो उतरने का होगा वो फिर आप आएंगे नोरिकुरा कोजन टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ आएंगे। फिर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से आप अगली लेग ऑफ यानी 4th लेग ऑफ जर्नी स्टार्ट करेंगे शिनशिनमा ट्रेन स्टेशन की, और शिनशिनमा ट्रेन स्टेशन से फिर फाइनली आप ट्रेन लेके मात्सुमोटो आएंगे। तो ऐसे कुछ 5 चरणों में आज की पूरी जर्नी हमारी कंप्लीट होने वाली है। फोरकास्ट में मौसम बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, इसीलिए मैंने नोरिकुरा का टिकट लिया था। लेकिन अभी फिर से एक बार बादल और धुंध जैसा माहौल हो गया है। मुझे पता नहीं स्काईलाइन बसेस का क्या सीन होगा आज के दिन। चलिए देखते हैं। जो बेस्ट कर सकते थे वो किया, बाकी प्रभु की इच्छा।
दोस्तों मैं इस समय खड़ा हूँ होनिकीडुआरा बस स्टेशन पे। फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड लेग ऑफ जर्नी जो है वो यहाँ से होगा। अब ये एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे प्राइवेट व्हीकल्स पार्क हो जाते हैं और यहाँ से फिर माउंटेन टॉप की तरफ स्पेशलाइज्ड बसेज ही जाती हैं पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी कर रखी हैं। होनिकीडुआरा में करीब 1 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद फाइनली मैं आ गया बस में। बहुत स्टीप है, बहुत तेजी से बस हाइट गेन कर रही है। दोस्तों बहुत ही सीनिक और एडवेंचरस सफर करके मैं इस समय आ चुका हूँ जापान के सबसे ऊंचे बस टर्मिनल जो कि है टाटीमिडारा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है टाटीमिडारा टर्मिनल। और क्या अद्भुत जर्नी रही यहाँ तक की, मतलब मज़ा ही आ गया। आपको लद्दाख और स्पीति की याद आ जाएगी। अगर आपने लद्दाख और स्पीति सीरीज़ के हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर यात्रा रही, बहुत मज़ा आया। अब यहाँ से मेरे पास अभी टाइम है, जो मेरी रिटर्न की जर्नी स्टार्ट होनी है वो 13:05 की बस मैं लूँगा। अभी 10 के आसपास का समय हो रहा है, वेदर बहुत ठंडा हो गया है यहाँ पर। अब हम चलने वाले हैं माउंट नोरीपुरा पीक की तरफ। मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि मैं कट ऑफ टाइम में वापस लौट आऊँ, तो कोशिश करूँगा कि पीक तक पहुँच सकूँ। यहाँ से मेरे ख्याल 1,500 या 2,000 फीट की ट्रैकिंग बाकी रह जाती है, 2,000 फीट से ज़्यादा की ट्रैकिंग बाकी रह जाती है। मेरा कामीकोची ना जाने का जो मुख्य पर्पस था वो यही था कि मुझे इस पीक को क्लाइंब करना था, और वेदर ने भी साथ दिया। देखता हूँ टाइम कितना लगता है। दोस्तों टाटीमिडारा बस टर्मिनल के अंदर ये एक रिसेप्शन हॉल जैसा है। मैंने अपना ट्रॉली बैग भी यहाँ पर दे दिया है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। मुझे रूट्स को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैं वापस आया हूँ। इनसे एक बार रूट्स को क्रॉस वेरीफाई करूँगा, क्योंकि गलत रास्ते पर जा करके टाइम वेस्ट करने का अपने पास मार्जिन नहीं है। दोस्तों ये जो आपको घंटियाँ सुनाई पड़ रही हैं, ये यहाँ के ट्रैकर्स के लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि यहाँ भालुओं का अटैक होता है। अभी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन डेस्क पे मुझे बताया, मुझे भी इन्होंने कहा कि आप भी बेल ले लो। हालांकि आज इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो आज उतना चांस नहीं है। एनीवेज यहाँ पर भालुओं का अटैक होता है, उसके लिए इन लोगों ने ये कह रखा है कि हर ट्रैकर को अपने बैग में इस तरह की एक घंटी बांध करके तभी ट्रैकिंग पे जाना है। So, we are taking a shortcut. ये एक्चुअल ट्रेल नहीं है, ये स्टेयर्स हैं। एक्चुअल ट्रेल वहाँ से जा रहा है, वो लंबा पाथ है।
टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर पे इन्होंने मुझसे कहा है कि जाने आने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा, टॉप तक जाने और आने में। और अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। मेरी बस यहाँ से 1 बजे की है, तो 4 घंटे का समय तो अपने पास इनफैक्ट है नहीं। स्टिल देखते हैं कितनी जगह हम मैक्सिमम कितना एल्टीट्यूड कैप्चर कर पाते हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैंने लिया है शॉर्टकट, और शॉर्टकट है बहुत ही खतरनाक वाला स्टीप। ये देखिए, मैं जब ट्रैक करता हूँ तो शॉर्टकट लेने की जो होशियारी करता हूँ वो भारी पड़ जाती है। ये देखिए, ये साला बिल्कुल खतरनाक चढ़ाई है भाई, लेकिन मज़ेदार है। हेलो हेलो दोस्तों, हमने 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। ये देखिए, ऐसा लगता है ये सीढ़ियों वाला खतरनाक जो चढ़ाई थी वो हमारी पूरी हो गई और हम मेन पाथ में मिल रहे हैं। देखते हैं, करीब 1.5 किलोमीटर वो जा रहा है मेन वाला पाथ। वो है, वो देखिए बंदे आ रहे हैं। अभी भी हमें थोड़ी चढ़ाई बाकी है, थोड़ी डिस्टेंस बचाई लेकिन ऊर्जा खर्च की। कोई बात नहीं, हाँ ये अपना दो। ओह, सुंदर सी एक लेक है। ट्रेल में चलते चलते एक बहुत सुंदर सा व्यू पॉइंट आया है। ये देखिए, क्या गजब के नज़ारे हैं यहाँ से। हो, बर्फ वाले पहाड़ों में आ गए हम। बहुत ही मज़ेदार प्लेस है। टाइम बचाने के लिए मैं ऑलमोस्ट दौड़ दौड़ के चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं 1:05 की बस मिस नहीं कर। अभी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इतनी तेज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्पेसिफिकली आज के दिन को कि मैं अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ। ये वीडियोस जब मैं खुद देखूँगा तो शायद मुझे भी थोड़ी सहायता होगी इन क्षणों को फिर से डाइजेस्ट करने की। दोस्तों, चलते चलते अब हम अपनी ट्रेल के डिफ़िकल्ट पार्ट पे पहुंचने वाले हैं। ये मेरे सामने जो आपको रास्ता स्टार्ट होता ऊपर जाता दिख रहा है वो सीधा समिट को जा रहा है, और वो कोई ऐसा जिस रास्ते पे अभी तक हमने ट्रैकिंग की है वो वैसा रास्ता नहीं है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, पत्थर है, मज़ा आने वाला है। ये वाली ट्रेल है दोस्तों जो हमें लेनी है। ये देखिए, वो जा रहा है, वो ऊपर दिख रहा है, वो पीक है। यहाँ से हमारा समिट क्लाइंब स्टार्ट होता है। बद्द गिर रहे हैं लोग भाई। मेरा छोटा भाई नहीं है, नहीं तो वो अभी 4 चांद लगा देता है गिरने वालों में। भुरभुरे पत्थर हैं, भुरभुरे, इसलिए लोग फिसल रहे हैं। जूते सरक रहे हैं थोड़े से, दिखाता हूँ। ये देखिए, भुरभुरे वाले पत्थर हैं, उसकी वजह से जूते सरक रहे हैं थोड़े से। Oh.
खूब सारी लेक्स भी हैं इस पूरे रीजन में, क्योंकि ग्लेशियर्स वाला रीजन है तो आपको खूब सारी लेक्स भी मिलेंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बिना कोई समय गंवाए निकलते हैं। इस समय हम 3000 मीटर के आसपास के एल्टीट्यूड पे होंगे। वो सामने आपको दिख रहा है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंट नोरीपुरा। मुझे बाइक से भी घूमना पसंद है, कार से भी घूमना पसंद है, सोलो ऐसे ट्रैवल करना भी पसंद है, बट जो मज़ा हाइक करने में आता है या ट्रैक करने में आता है वो मज़ा इस धरती पे मुझे किसी चीज़ में नहीं आता। और मैं सच बताऊं, मेरा इनिशियल जो प्लान था वो ओसाका जाने का था। मैं इधर जापान के माउंटेन साइड में या कंट्री साइड में नहीं आने वाला था। मेरा इनिशियल प्लान ओसाका का था, बिकॉज एवरीबडी जो जापान आने का डिसाइड करता है, हर व्यक्ति वो क्योटो, टोक्यो, ओसाका इस तरह की जगह चुनता है। पर ये वो स्थान है जहाँ मुझे आना था और मुझे पहाड़ों से कितना प्रेम है वो मैं ही जानता हूँ। इसलिए मैंने ओसाका को ड्रॉप किया। मैंने ओसाका में होटल भी बुक कर लिया था, उसको कैंसिल किया। जब मेरी छुट्टियाँ क्लैश करने लगी तो मैंने ओसाका को कैंसिल किया और इस प्लेस को प्रायोरिटी दी। एंड आई मस्ट टेल यू इट वाज रियली वर्थ इट। मेट्रोपोलिस या बड़े शहर या उस तरह के अट्रैक्शंस, यूनिवर्सल स्टूडियोज, वो सब देखने के आपको बहुत अवसर मिलते हैं, लेकिन इस तरह की जगह आपकी आत्मा को समृद्ध बनाती हैं। ट्रेल काफी डेंजरस हो गया अभी। और जब कोई फिसल रहा है तो मुझे अपने प्यारे छोटे भाई की याद आ रही है। रस्सी पकड़ के चलना होगा। I think. Okay. I think ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, वो हम लोगों ने नेविगेट कर लिया और आगे। Okay. This is it. दोस्तों इस समय मैं माउंट नोरीपुरा के हाईएस्ट पॉइंट पर बैठा हुआ हूँ पिछले करीब 40-45 मिनट से। अब यहाँ से वापस निकलने का समय आ गया है, हमारी बस के लिए देर हो जाएगी वरना। और ये एक तरह से मेरी पूरी जापान यात्रा का कट ऑफ पॉइंट आप कह सकते हैं। अब यहाँ से फाइनली मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, ऐसा मैं एटलीस्ट ऐसा सोच रहा हूँ। इमोशनल कर देने वाला क्षण है। पिछले 8-9 दिन बहुत अच्छे बीते जापान में, बहुत मज़ा आया, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा। और मैंने कोशिश की है कि अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी वर्चुअल माध्यम से साझा करूं। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो कंटेंट को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ से वापस लौटने का समय है। अब यहाँ से मैं निकलूँगा मात्सुमोटो के लिए, और मात्सुमोटो से फिर शाम को ही, आज रात को ही हम निकल जाएंगे टोक्यो, शिंजुकू। रात को 12 या 1 बजे तक मैं कोशिश करूँगा हानिडा एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। कल अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना है वापस दिल्ली के लिए। तो ऐसा रहा कुछ। चलिए उतरना शुरू करते हैं और घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, आइए।
दोस्तों वो देखिए, समिट से उतरने के लिए जो रास्ता मैंने चुना है, ये वाला, ये काफ़ी खतरनाक रास्ता है। मेरी पीठ पे भारी बैकपैक भी है, तो उतरना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है। आई थिंक डिफिकल्ट वाला पैच हम पार कराएं, ऐसा मुझे लग रहा है। नो भाई, मिट्टी तो एकदम से अनरिलायबल है। ये ठीक है, ये रास्ता ठीक है। बाप रे, शायद गोप्रो में ना लग रहा हो, पर ये एक्चुअली ट्रिकी है। कितना फटाक से हम उतर आए। चढ़ने में कितना टाइम लगा था। ये वाला रास्ता बहुत छोटा है जिससे हम अभी आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन था, मेरे ख्याल 300 मीटर रहा होगा। उसके बाद बाकी सारा अभी जहाँ मैं चल रहा हूँ ये मैनेजेबल है। थैंक यू। दोस्तों अभी मैं जो माउंट नोरिकुरा का टाटीमिडारा फर्स्ट टर्मिनल है, वहाँ से थर्ड लेग ऑफ जर्नी के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से हमें जाना है नोरिकुरा कोजन करके, एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का बस स्टॉप है। जो ये माउंटेन वाली बसें हैं, ये आपको वहाँ ले जाकर के उतार देंगे। फिर वहाँ से हम जाएंगे एक अगले डेस्टिनेशन पे, वो है शिनशिमा। फिर शिनशिमा से हम फिर एक ट्रेन लेंगे और वो ट्रेन हमें पहुंचाएगी मात्सुमोटो। तो इस तरह से 5 चरणों में हम पूरे एल्प्स को क्रॉस कर रहे हैं। और अभी फर्स्ट लेग ऑफ द रिटर्न जर्नी इज स्टार्टिंग नाउ। सो फ्रॉम टाटीमिडारा वी आर गोइंग टू नोरिकुरा कोजन। देखते हैं कितने बजे मात्सुमोटो पहुंच पाते हैं। मात्सुमोटो में एक कैसल भी है और मात्सुमोटो से शाम को मुझे निकलना भी है वापस टोक्यो के लिए। तो अगर टाइम बचेगा तो मात्सुमोटो में वो कैसल घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से फाइनली हम चेकआउट करेंगे टोक्यो के लिए। दोस्तों उधर से आते समय हमने माउंट नोरिकुरा को एक तरफ से क्लाइंब किया था, अब हम उसके दूसरी तरफ उतर रहे हैं। तो आप जैसे हाई पासेस होते हैं कि आप एक तरफ से चढ़ते हैं दूसरी तरफ उतरते हैं, तो टाकायामा से मात्सुमोटो जाने के लिए ये आप उसको उसी तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि आप एक एंड ऑफ द माउंटेन क्लाइंब करते हैं, फिर माउंटेन को एक्चुअली क्लाइंब करते हैं हाइक करके, और उसके बाद बस के जरिए आप दूसरी तरफ माउंटेन के उतरते हैं और फिर उतरते जाते हैं मात्सुमोटो के लिए। ऐसा लग रहा है जापान के उत्तराखंड में घूम रहे हैं। दोस्तों सब कुछ बाहर से देख करके कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतने सारे ट्रांसफॉर्म्स एंड ऑल, लेकिन बड़ा स्मूथली डिजाइन्ड है। जहां आप उतरते हो इमीडिएटली वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। आपको किसी से कुछ पूछने जानने कहने की जरूरत ही नहीं, बस आप एक बार क्रॉस चेक करो और आ जाओ। बिल्कुल बहुत ही स्मूथ, पूरी एल्प्स की जो क्रॉसिंग है वो बहुत ही स्मूथली डिजाइन की हुई है। शिनशिमा की बस आ गई। ये 4th लेग ऑफ द जर्नी होगा हमारा शिनशिमा तक का। शिनशिमा से फिर हम लेंगे ट्रेन जो कि मात्सुमोटो में लेकर के पहुंचेगी।
दोस्तों ये वाला जो स्ट्रेच है एल्प्स क्रॉसिंग का नोरिकुरा कोजिन से शिनशिमा तक, ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं और ट्रैफिक काफ़ी समय से हमें परेशान कर रहा है। गाड़ियाँ रेंग रही हैं, काफ़ी समय भी लग रहा है इसमें। देखता हूँ, मेरी 7 बजे की बस है मात्सुमोटो से जो मुझे टोक्यो ले जाने वाली है। देखते हैं क्या होता है। ये वाली बस है जो हमें लेकर के आ रही है। फाइनली हम आ गए शिनशिमा स्टेशन। दोस्तों आ गए हम सीधा प्लेटफॉर्म पे। ओए दिखाता हूँ, ये है पीछे हमारी ट्रेन। आइलैंड कामिकोची, आइए। दोस्तों ये वाली जो ट्रेन है ये क्यूट टॉय ट्रेन जैसी लग रही है मुझे तो। बहुत से छोटे छोटे स्टेशनों पे रुक रही है। ये देख, ये है स्टेशन, बस दैट्स इट। लेकिन बेहद सुंदर है। दोस्तों फाइनली मैं मात्सुमोटो पहुंच गया। मात्सुमोटो वो प्लेस है जहां से मैं एल्प्स से एग्जिट करूंगा और यहां से शाम को 7 बजे की मेरी बस बुक है जो मुझे वापस टोक्यो लेके जाएगी। मैंने प्लान ऐसा किया था कि मैं 3 या 3:30 बजे तक मात्सुमोटो पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर एक कासल है और शाम को 1-2 घंटों में मैं उस कासल को घूम लूंगा, लेकिन बस के डिले होने ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। अभी 4:45 का समय हो गया है यहाँ के लोकल टाइम से, तो आई डोंट नो, शायद कैसल का क्लोजिंग टाइम जो है वो 5 बजे का है। फिर भी मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ अगर बाहर से ही देखने को मिल जाएगा तो उसको देख के वापस फिर इसी बस टर्मिनल पे, ये जहाँ से अभी मैं निकल रहा हूँ, वापस फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से अपनी टोक्यो की बस लेंगे। भटकते भटकते मैं आ गया। ये देखिए मात्सुमोटो कासल। कासल में एंट्री इस समय बंद है, इससे आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। जापान की कुछ एक सबसे पुरानी और सबसे फेमस कासल्स में से एक है ये। 5 बजे ऑफिशियल एंट्री बंद हो जाती है। ये देखिए लोकेशन, ब्यूटीफुल। पीछे है जापानी एल्प्स जहाँ से अभी हम आ रहे हैं। अगर बस की जर्नी ने देर ना की होती तो ये कैसल मैं आपको अच्छे से दिखा पाता आज। तो दोस्तों मात्सुमोटो कासल घूमने के बाद मैं आ गया यहाँ का जो बस टर्मिनल है, यहाँ से आज हमारी बस है। तो अच्छी यात्रा रही। अब बस का वेट कर रहा हूँ, बस आएगी और फिर एक बार वापस से टोक्यो पहुँचेंगे। लीजिए बात करते करते शायद हमारी बस आ भी गई। जी हाँ, यही है बस हमारी। अपनी सीट है 2A। ओके, ये है 2A, ये वाली सीट है। इस वाली बस में भी टॉयलेट है, 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन है। और अभी तक जितनी भी मैंने बस जर्नी की है उसमें सबसे अच्छा लेग स्पेस इसी बस में मुझे मिला है। दोस्तों क्या हुआ, जब मैं मात्सुमोटो से टोक्यो आ रहा था तो आज संडे इवनिंग थी। टोक्यो से 60-70 किलोमीटर्स पहले से ही बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था और मेरी बस का शेड्यूल्ड अराइवल टाइम जो था
वो रात का 10:18 का था, शिंजुकू बस स्टेशन का। तो मैंने सोचा था कि मैं 10:30 तक आ जाऊँगा, 11 साढ़े 11 तक मुझे लोकल ट्रेन्स मिलती हैं और मैं एयरपोर्ट चला जाऊँगा, अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट है। बट वो हो नहीं पाया। उस ट्रैफ़िक की वजह से मेरी बस इतनी डिले हो गई, वो 12:30 बजे शिंजुकू आकर के पहुँचती है। अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोक्यो में आप किसी भी स्टेशन पे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे रात गुजार नहीं सकते हैं, और 12:30 बजे पहुँचने के बाद आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट लिमोजीन या एयरपोर्ट लाइन की मेट्रो ट्रेन्स वो सब मिलेंगी नहीं, वो बंद हो जाती हैं। एक ही ऑप्शन बचा था मेरे पास एयरपोर्ट जाने का, वो था टैक्सी। तो टैक्सी वॉज कॉस्टिंग समथिंग लाइक 11,000 येन और 12,000 येन, तो वो मेरे लिए टू मच था। मेरे पास सुबह मार्जिन था, तो फिर मैंने सोचना शुरू किया मैं क्या करूं। फिर मैंने होटल्स चेक करने शुरू किए कि जहां मैं 4-5 घंटे क्रैश कर सकूं, तो वो भी सडनली बुक करने को संडे नाइट वो भी एक्सपेंसिव हो रहा था। फिर मैंने जो यहाँ आने से पहले रिसर्च करी थी टोक्यो में रुकने के लिए, उस रिसर्च के दौरान मैंने शिंजुकू एरिया, जहाँ मेरी बस ला के मुझे छोड़ रही थी, उस एरिया को भी अच्छे से एक्सप्लोर किया था रिसर्च के दौरान। वहाँ पे मेरे नज़र से एक प्रॉपर्टी गुजरी थी, एंशिन ओयाडो। ये बेसिकली एक हॉस्टल है और इनके पास एक हॉट स्प्रिंग है। हॉट स्प्रिंग जापान की स्पेशलिटी है। हमारे यहाँ भी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पे हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें। जापान भी हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत फेमस है। तो टोक्यो में तो एज सच मेरी जानकारी में कोई हॉट स्प्रिंग नहीं है, बट यहाँ हार्ट ऑफ द टोक्यो में इन्होंने एक आर्टिफिशियल हॉट स्प्रिंग बना करके रखा हुआ है शिंजुकू के ये एंशिन ओयाडो में, और साथ ही साथ एक हॉस्टल भी है, कैप्सूल हॉस्टल। तो मैंने एक बार इनको चेक करने का ट्राई किया कि इनके जो बाथ वाले पैकेजेस होते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरी रात तो मुझे रुकना नहीं था और 4 घंटे की बात थी, तो वह फटाफट शिंजुकू स्टेशन के बगल में ही है, मैं यहाँ चला आया। और यहाँ आने का अनुभव बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही मतलब वर्थ था। मैंने यहाँ पर इनको कुल दिए हैं 3,300 येन, जिसमें से 2 घंटे का इनका बाथ का पैकेज होता है जो आप 2,000 येन में ले सकते हैं, और वो मस्ट डू है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि नेचुरल हॉट स्प्रिंग जो है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, एंड दैट इटसेल्फ इज़ अ एक्सपीरियंस। वो आपको करना ही चाहिए लाइफ में एक बार। इंडिया में हॉट स्प्रिंग्स में नहाने का मुझे जानकारी नहीं है कहीं ऐसा कुछ है। मस्टांग में आप कर सकते हैं, तातोपानी एक प्लेस है, उसकी भी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर आप कर सकते हैं। बट इंडिया में हमारे यहाँ पूगा वगैरह में जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहाँ आप नहा नहीं सकते, जितना मैंने देखा है। बट यहाँ पर जापान में हॉट स्प्रिंग्स के इर्द गिर्द होटल्स बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, और नहाना वो एक इनके कल्चर का पार्ट है। तो मैंने फटाफट इनका बाथ वाला पैकेज लिया, वो 2,000 येन का 2 घंटे का होता है। फिर आप जितना एक्सटेंड करोगे 660 येन ये प्रति घंटे का लेते हैं, तो कुल मिला जुला के 660 + 660 2 घंटे के, और 2,000 येन इनके पैकेज का 3,300 समथिंग मैंने इनको पे किया, और 4 घंटे के लिए मैंने इनको ले लिया। और इतना मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, मतलब आप नहा सकते हैं, और इनका 3rd फ्लोर पे एक लाउंज है, वहाँ पे सो मेनी थिंग्स हैं, राइस, करी, अल्कोहल भी 2 बजे तक ये फ्री में 5 ड्रिंक पर पर्सन सर्व करते हैं। मतलब बहुत ही रिच प्रॉपर्टी है, और स्टेइंग हियर इटसेल्फ वाज एन एक्सपीरियंस। सो जो भी कोई टोक्यो आ रहा है, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि एक 2 घंटे का बाथ पैकेज ही सही चाहे आप लो, और अगर आप ग्रुप में हो तो आपको और मज़ा आएगा दोस्तों के साथ इस हॉट स्प्रिंग्स को एक्सपीरियंस करने का। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में बिना कपड़ों के जाना होगा, तो वो एक चीज़ है। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल है तो आप विदाउट अ श्रेड ऑफ क्लॉथ ऑन योर बॉडी यू हैव टू गो इन। तो वो मेरे ख्याल से हर जगह यहाँ पर ऐसा ही है, कहीं भी अगर आप हॉट स्प्रिंग एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक टूर दूंगा, जो प्लेसेस मैंने देखे वो प्लेसेस मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत ही मज़ेदार रहा। अभी मैं 5 बजे यहाँ से निकलूँगा और हनीडा एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। 5 बजे से जो एयरपोर्ट लाइन है वो 4:40 के आसपास शुरू हो जाती है, तो 5 बजे मैं निकल करके 40-45 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा है कुछ मेरा प्लान। बहुत अच्छा रहा यहाँ आना, रुकना, बस का लेट होना इटसेल्फ, क्योंकि मैं अगर रात एयरपोर्ट पे बिताता तो शायद इतनी इवेंटफुल नाइट नहीं होती। हाँ, मैंने 3,000 साढ़े 3,000 येन खर्च किए, लेकिन उसके बदले में मुझे एक बहुत ही ऑथेंटिक जापानीज़ एक्सपीरियंस मिला, और यहाँ पे रहना, इस जगह के बारे में जानकारी मिली, आपको भी दिखा सकता हूँ। और अगर कोई फ्यूचर में जापान आता है तो आई विल रिकमेंड कि इस प्लेस को एक बार एक्सप्लोर कीजिए, अच्छा है।
दोस्तों सुबह के 4:30 बज रहे हैं और इस यात्रा में मैं अंतिम बार टोक्यो में JR ट्रेन की सवारी करने के लिए आ गया हूँ। एयरपोर्ट की ट्रेन लेने के लिए 4:43 की पहली ट्रेन है और बहुत ही मज़ेदार यात्रा रही। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे हनीडा एयरपोर्ट। बिल्कुल खाली सा है इस समय स्टेशन। टोक्यो में आपको स्टेशन रेयरली इतने खाली दिखते हैं। एयरपोर्ट आ गए। चलिए डिपार्चर्स की तरफ चलते हैं। दोस्तों हनीडा एयरपोर्ट के 5वें फ्लोर पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है। तो अभी अपनी फ्लाइट का चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि इधर उधर भटकने से अच्छा ऑब्जर्वेशन डेक पे चलते हैं। सारी रात सोया नहीं हूँ, लेकिन जो ऑनसन वाला एक्सपीरियंस था उससे उस तरह की थकान नहीं महसूस हो रही। कल 3000 मीटर का एक पीक क्लाइंब किया, उसके बाद बस में बैठ के टोक्यो आया और फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा बॉडी पे नहीं फील हो रहा है। दिस इज द प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। आइए। कितना खाली खाली सा एयरपोर्ट है। इसको ऐसी जगह बना के रखा है कि अगर किसी को पहले से ना पता हो इस जगह के बारे में कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा। एनीवेज आइए। वाओ, ये देखिए। दोस्तों मैंने चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पासेस ले लिए, सुरक्षा जांच करा ली, इमिग्रेशन करा लिया, कुछ थोड़ी बहुत ड्यूटी फ्री शॉपिंग करके आ गया एयर साइड पे। इस समय अपने गेट के सामने बैठा हुआ हूँ और अब समय आ गया है कि जापान की इस खूबसूरत सी यात्रा को यहीं पर विराम दिया जाए। मुझे पिछले 8-10 दिन बहुत मज़ा आया और मैंने कोशिश की है कि वर्चुअली आप लोगों को भी उस यात्रा का हिस्सा बनाऊँ। और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और भी जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें इस तरह के वीडियोज़ में इंटरेस्ट हैं उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। अब आपसे मिलूँगा किसी एक नई यात्रा में, एक नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बाय बाय।